आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ज्योतिष का इतना अध्ययन करने के बाद हम जो है अचानक सौरमंडल के ग्रहों के बारे में जानने लगे, जबकि इसको हमें शुरू में जान लेना चाहिए था। तो शुरू में आप जानते हैं हमने नक्षत्रों को जो है परिभाषित किया और उसके बाद हमने अन्य चीज़ें यहाँ पे विभाजित की थी, अन्य चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन किया था। सौरमंडल का हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं, इसका मूल कारण आप आने वाली वीडियोज़ से आपको मालूम हो जाएगा कि हमने इसको क्यों चुना है और किस प्रकार इसको समझना आवश्यक है उससे पहले, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए हमने आज ये टॉपिक लिया है। तो सर्वप्रथम हम सौरमंडल के बारे में जान लेते हैं कि सौरमंडल में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम जो तत्व होता है या जो आकाशीय पिंड होता है वो होता है तारा। तारा अगर हम परिभाषित करें तारे को, तो तारा जो है, तारे का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, यह आप सभी जानते हैं। और तारा अपने आप में एक पूर्ण प्रकाश वाला आकाशीय पिंड होता है। तो जैसे कि हमारे सौरमंडल में उपस्थित है तारा, जिसका नाम है सूर्य। यहाँ पे जो है सूर्य हमारे सौरमंडल में एक तारा उपस्थित है। अब हम नक्षत्र की यहाँ पे बात करते हैं। तारे की परिभाषा आप समझ गए हैं। नक्षत्र की हम यहाँ पे बात करें तो नक्षत्र हम इससे पूर्व भी आपको बता चुके हैं कि तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। जो भी तारों का समूह है उनको जो है नक्षत्र कहा जाता है। अब जो आकार बनता है तारों के समूह का, उस अनुसार जो है नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है। ये हम जो है इससे पहले समझ चुके हैं। सौरमंडल में जो तीसरा तत्व आता है या जो तीसरा आकाशीय पिंड आता है उसको ग्रह कहा जाता है, उसको कहा जाता है ग्रह। अगर हम सौरमंडल में बात करें तो सौरमंडल में जो है जो आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको जो है ग्रह कहा जाता है। अब हम अगर देखें तो ग्रह के रूप में जैसे आ जाता है, हम क्रम से लिख लेते हैं जो सूर्य के नज़दीक हैं। तो बुध और शुक्र, पृथ्वी के बाद मंगल के बाद जो है बृहस्पति आता है, बृहस्पति, और उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून और फिर आता है प्लूटो। तो इन नवग्रहों को हमारे सौरमंडल में माना गया है। हालांकि यहाँ पे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने प्लूटो को जो है ग्रह मानने से, मतलब ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है जिसका प्रभाव के नगण्य है। तो उसके बाद हम आगे करेंगे यहाँ पे कि ज्योतिष शास्त्र में किस प्रकार से ग्रह हैं। तो उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रहों के बाद, ग्रहों का एक साधारण सा अगर हम परिभाषा करें तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनका हम अगर उदाहरण देखें तो सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करते हैं। अब यहाँ पे जो अगला आकाशीय पिंड आता है हमारे सौरमंडल में, जिसका कि हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, वो आता है उपग्रह। उसको उपग्रह कहा जाता है। और अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है
चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। हालांकि सौरमंडल में जो बाकी ग्रह हैं इनके भी अपने अपने उपग्रह हैं। उपग्रह का काम होता है वो जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसको जो है उपग्रह कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रह के चारों ओर परिक्रमा। ठीक है, तो ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अब यहाँ पे मूल दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सौरमंडल किन किन क्षेत्रों से, किन किन तत्वों से बना है, यह आता है आपका। इसका अगर हम विश्लेषण देखें शॉर्ट में, सूक्ष्म में, तो पहला आ गया आपका सूर्य, फिर जो भी नवग्रह हैं या फिर जो भी सूर्य के ग्रह हैं, यह आ गया ग्रह। फिर आ जाता है आपका उपग्रह, यानी कि जो है चंद्रमा जैसे आ गया उपग्रह। और फिर आ जाता है आपका जैसे कि तारे वगैरह होते हैं, बाकी जो तारे होते हैं, जैसे हम तारों का समूह भी कह सकते हैं, या फिर नक्षत्र हो गया। तो यहाँ पे धूमकेतु होते हैं जो, वो आ जाते हैं, जो कि सौरमंडल में उपस्थित रहते हैं, जिनसे कि हमारा सौरमंडल मूल रूप से बना है। और इसके अतिरिक्त जो है उल्का पिंड हो गया, जैसे उल्का पिंड हो गया, और कुछ छोटे ग्रह भी होते हैं, हम उनको लघु ग्रह मान सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ग्रहों की सौरमंडल में आप देखोगे तो ग्रहों के अतिरिक्त जो है उनके धूल हो गया, जैसे फिर गैस वगैरह हो गया, तो इनसे भी, ये भी हमारे सौरमंडल में उपस्थित हैं। ग्रहों की धूल कण और गैसीय कण, तो इनसे जो है सौरमंडल बना हुआ है। धूल कण और गैसीय कण से हमारा सौरमंडल बना हुआ है। अब हम यहाँ पे मूल रूप से बात कर रहे हैं कि हमारे अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए, हमने यहाँ पे ग्रह का वर्गीकरण किया है कि ग्रह जो है हमारे, अगर भौतिक विज्ञान में देखा जाए तो विज्ञान के दृष्टिकोण से जो ग्रह उपस्थित हैं तो वो इस प्रकार से उपस्थित हैं। लेकिन अगर हम भारतीय ज्योतिष के अनुसार देखें, ज्योतिषीय ग्रह अगर हम देखें तो ज्योतिषीय ग्रह अगर हम देखें तो ये आते हैं मूल रूप से 5, जो कि हैं बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। अब ज्योतिषीय ग्रह जो है इन 5 को ही क्यों माना गया है, क्योंकि ज्योतिष में ग्रहों का मतलब है जिसके प्रभाव को हम ग्रहण करते हैं, यानी कि जिसका अस्तित्व हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए तो जो है ज्योतिष में सूर्य, चंद्रमा और राहु और केतु को भी ग्रह माना गया है। ज्योतिषीय ग्रह जो है जैसे आपका सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु, इनको भी जो है ग्रह की श्रेणी में रखा गया है ज्योतिषीय भारतीय ज्योतिष में। मैंने आपको भारतीय ज्योतिष के अनुसार परिभाषा बता दी है कि जिनके प्रभाव को हम जो है ग्रहण करते हैं, जिनके प्रभाव को हम ग्रहण करते हैं, उनको जो है ग्रह कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। अब इसमें मूल रूप से 5 ये ग्रह हो गए और 4 ये ग्रह हो गए। अब आप बोल रहे होंगे कि राहु और केतु इसमें कहाँ से टपक पड़े,
आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु जो है छाया ग्रह है। इनका निर्माण कैसे होता है इसको हम जो है यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। सपोज पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा भी तो कर रहा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये 3D में है, मैंने यहाँ पे सूक्ष्म रूप में आपको एक प्रयास किया है समझाने का। तो ये दोनों जो है परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो है पृथ्वी का वृत्त है, सपोज ये पृथ्वी का है और ये चंद्रमा का वृत्त है, ठीक है। चंद्रमा का जो परिक्रमा का पाथ है वो है। तो इसमें इसको आप जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, जैसे एक वृत्त होता है, या हम अगर साधारण शब्दों में कहें तो एक कड़ा हम कह सकते हैं। तो 2 कड़े हैं, ये जो एक उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कह रहे हैं 2 कड़े हैं। तो उनको जो है आपस में हमने इस प्रकार से मिलाया हुआ है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। लेकिन इनके जहाँ पे पाथ, इनका जो चलने की पाथ है वो टकराते हैं, वो क्रॉस होते हैं जहाँ पे, तो उन बिंदुओं को जो है राहु और केतु कहा जाता है। राहु और केतु जो है उनको कहा जाता है। एक पॉइंट को जो है केतु कहा जाता है और एक पॉइंट को जो है राहु कहा जाता है। आप यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा आपको कि राहु और केतु किसे कहा जाता है और किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, क्योंकि इनका प्रभाव जो है हमारे जीवन पर पड़ता है। इस कारण से इनको नवग्रहों में रखा गया है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर हम देखें कि हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है तो यहाँ पे नवग्रह इस प्रकार से बने हुए हैं, लेकिन हमने ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा तो इस प्रकार से जो है नवग्रहों का वर्गीकरण किया गया है। अब क्या ज्योतिष ने इनको ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? ज्योतिष ने इनको जो है ग्रहों की श्रेणी में रखा है, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को। राहु और केतु को आप समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कि यूरेनस हो गया, जैसे आपका यूरेनस, नेपच्यून हो गया, नेपच्यून और प्लूटो। इनको भी जो है ज्योतिषीय दृष्टिकोण में ग्रहों का दर्जा दिया गया है। इसको जो है अरुण नाम से ज्योतिषीय दृष्टिकोण में देखा जाता है। इस ग्रह को वरुण और इस ग्रह को जो है यम के नाम से जाना जाता है ज्योतिषीय भारतीय ज्योतिष में। तो अगर हम यहाँ पे एक सवाल और आता है कि इनको जो है नवग्रहों में क्यों नहीं रखा गया है। मूल प्रश्न यहाँ पे ये है कि इनको जो है नवग्रहों में क्यों नहीं रखा गया है। तो इसका कारण ये है कि इनका जो परिक्रमण काल है, यानी कि जब जैसे पृथ्वी जो है एक परिक्रमा करती है सूर्य की, तो ये करती है 365 दिन या फिर 366 दिन, 4 साल में आ जाता है ये। तो इस प्रकार से अगर हम 365 कुछ दिन कुछ घंटे हो गया, तो 365 और 66 दिन हम यहाँ पे 365 मूल रूप से है। लेकिन यहाँ पे जो है इनका अगर हम देखें इन ग्रहों का, तो सपोज हम उदाहरण के लिए देखते हैं यम यानी कि प्लूटो हो गया जैसे आपका। तो प्लूटो सूर्य का एक चक्कर जो है पूर्ण करता है 248 वर्ष में, क्योंकि इतने वर्ष तक, यानी कि जो सामान्य जातक है इसका जो जीवन काल रहता है, तो इसके जीवन काल से काफ़ी अधिक इनका एक परिक्रमण काल होता है। तो इस कारण से जो है ज्योतिषीय दृष्टिकोण में इनको नवग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेपच्यून और यूरेनस जो बाकी ग्रह हैं, इनका जो परिक्रमण काल है ये जो है हमारे एक सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो उससे कहीं अधिक है। जैसे जो सामान्य परिक्रमण काल है बाकी ग्रहों का, उससे जो है काफ़ी अधिक है, या फिर यूँ कहें कि ये पृथ्वी से काफ़ी दूर भी उपस्थित हैं, जिस कारण से इनको नवग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो
अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, इन 9 ग्रहों को जो है ज्योतिषीय नवग्रहों के रूप में माना गया है। भारतीय ज्योतिष में जो है नवग्रहों के रूप में माना गया है। अभी आप यहाँ पे पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि राहु और केतु का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि राहु और केतु जो है छाया ग्रह है। राहु और केतु जो है यहाँ पे छाया ग्रह के रूप में माने जाते हैं, और कैसे इनका निर्माण होता है वो भी आप यहाँ पे देख चुके हैं। बाकी जो है आने वाली वीडियोज में आप और भी डिटेल से समझ जाओगे कि हमने यहाँ पे इनका वर्गीकरण क्यों किया है। जो हमने ग्रहों का यहाँ पे सौरमंडल का हमने यहाँ पे परिचय किया है, ये परिचय क्यों किया है, ये चीज़ें आप जो है आने वाली वीडियोज में समझ जाओगे। और इस वीडियो में अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।